नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन पर जनता का जताया आभार। दून में सीएम धामी ने सुना कार्यक्रम। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने फिर पकड़ा जोर। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बड़ा बयान। कैबिनेट में फेरबदल पर जल्द होगा फैसला। विपक्ष ने भी साधा निशाना। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे तैनात रहेगी जेसीबी मशीन। प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों पर तुरंत होगा एक्शन। और देहरादून में अवैध बस्तियों से अतिक्रमण हटाने पर सियासत जारी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा किया। मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड रहा और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन पर देश की जनता का आभार भी जताया। वहीं देहरादून में सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री का बड़ा बयान सामने आया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मंत्रिमंडल की खाली पड़ी सीटों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। बीते दिनों दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक के बाद कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट काफी तेज हो चली। ऐसे में इन चर्चाओं के बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। राज्य में धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चाएं जारी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने मंत्रिमंडल की कुछ सीटों को खाली रखने का एक ट्रेंड शुरू किया। त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली थी, तो वहीं धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी शुरू से ही 3 कैबिनेट की कुर्सियों को खाली रखा गया, जिसको लेकर अब विपक्ष ने भी निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश में फुल फ्लैश कैबिनेट दी है। नहीं, हम आत्मविश्वास था कांग्रेस में, हमने हमेशा फुल कैबिनेट दी। और भाजपा में तो कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है। दिल्ली से कागज आता है, एक आदमी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता है। वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और हो तो यहाँ इसलिए कैबिनेट की ज़रूरत क्या है? भाजपा को कैबिनेट की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो यहाँ हर पद रिक्त समझो, और जो ये रिक्त पद रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं, कोई असंतोष न पैदा हो, सब देखे रहे। और अंत में जो है सबको यही कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे, हमारी गोद में गिरे नहीं करके। इन चर्चाओं के बीच अब इंतजार कैबिनेट विस्तार का है। देखना ये होगा कि आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं। उधर अपने पिता सरवत करीम अंसारी की सियासी विरासत आगे बढ़ा रहे बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। मंगलौर के लहबोली गांव में पहुंचे उबैदुर रहमान ने जनता से वोट की अपील की। बता दें कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उनके साथ लक्सर विधानसभा से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। और इस मौके पर बसपा नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुछ भी चुनौती नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है, बहुजन समाज पार्टी की रही है। पिछले 5 चुनावों में जो है यहाँ 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है, और इस आने वाले चुनाव में भी बहुत भारी मतों से अपना परचम लहराने जा रही है। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मानसून के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नदी नालों के साथ ही सभी क्षेत्रों में फॉगिंग करने को कहा है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। साथ ही सभी शिकायतों का फौरन निस्तारण किया जाएगा। देखिए, लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठकें कर रहे हैं। मैं खुद लगातार कई जगह जाके स्थल निरीक्षण भी कर रहा हूँ। पहले तो हमने यही कहा था कि जो मानसून आने वाला है उसकी हमें पहले से तैयारी रखनी है। नदी नाले हमारे साफ़ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेकों विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा के साथ ही चैनलाइज का काम कर रहा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि सुरक्षा दीवार का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की माने तो करीब 250 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक कार्य योजना पर काम चल रहा है। गर्जिया माता मंदिर की सुरक्षा दीवार का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। कि नैनीताल जिले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य भी हो गया है। और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूँकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है। इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। रामनगर की सांवलदे नदी ने मानसून की पहली बारिश में ही रौद्र रूप ले लिया। नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां रह रहे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के आसपास करीब 100 से ज्यादा घर हैं जो खतरे की जद में आ गए हैं। बता दें कि ग्रामीण प्रशासन से तटबंध बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि तटबंध बनाने का काम वन विभाग करेगा। पर इसमें रहते हैं हम, यहाँ पे डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। ये सांवलदेपुर का प्रश्न है। पिछले साल भी मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एजेंट साहब द्वारा भी किया था, माननीय जी द्वारा भी किया था। और आपदा के दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टिमेट भेजे गए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा के दृष्टि से उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। देहरादून में जहां मलिन बस्तियों में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। पहले विपक्ष के ही नेता अतिक्रमण की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी में काट बंगला सहित तमाम मलिन बस्तियों में जहां एक तरफ सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो वहीं सरकार के ही विधायक इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली ने अतिक्रमण के लिए अफसरों को दोषी ठहराया है। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और न्यायालय, मेरा सुझाव है कि जहां ये आदेश दिए हैं कि इनको हटाया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए न्यायालय को जरूर कोई न कोई निर्देश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। दरअसल देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम और एमजीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी तक नगर निगम के द्वारा करीब 54 घरों पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं एमजीडीए द्वारा करीब 45 घरों पर पीला पंजा चला है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अपने नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सफाई देते नजर आए। ये पहली बात तो किसी प्रकार का अतिक्रमण के विषय पर जब न्यायालय संज्ञान लेता है तो उस पर कार्रवाई करना सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता, धर्म बन जाता है।
लेकिन क्योंकि अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो विधायक उन विषयों को उठाने का अधिकार रहता है। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कहीं पे कोई व्यक्ति, सरकार न्याय कानून के एक एक अक्षर का पालन करती है। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा उठाए गए सवालों पर कांग्रेस ने भी आभार जताया। आप मकान तो तोड़ दे रहे हो, लेकिन जिसने कब्जा कराया, जिसके कार्यकाल में कब्जा हुआ, कौन पार्षद जिम्मेदार है उसके लिए, कौन नगर पालिका का चेयरमैन जिम्मेदार है, कौन नगर निगम का मेयर उसके लिए जिम्मेदार है और कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। जो एमएनए था, मुख्य नगर अधिकारी कौन था, क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अपर मुख्य नगर अधिकारी कौन था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एमडीडीए के अधिकारी कौन थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये बात तो हम कर रहे हैं और मैं विनोद चमोली जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन करने का काम किया है। एक तरफ मलिन बस्तियों पर मानसून की मार तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की कार्रवाई गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए दोहरी आफत लेकर आया है। मेरा ये कहना है, हमें यहाँ पे 2008-9 से रह रहे हैं। अगर उनको हमसे तकलीफ दी, हमें नहीं रहने देना था तो हमें उस समय बोलते जब हमारा यहाँ पे कच्चा मकान था। अब जब हमारे पक्के मकान बन गए तब क्यों आ रहे हैं। वोट लेने के लिए तो खूब आते हैं, हमसे पूछने आते हैं तुम्हें कोई दुख तकलीफ है। में रहते तब तो इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा घर टूट रहा है। अब हमने पक्के मकान बनाए, इतने पैसे चाहे हम कहीं दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, कोई पक्की नौकरी वाले तो है नहीं हम, और अब तोड़ रहे हैं हमारे घर, कहाँ जाएंगे। और हम यहीं के उत्तराखंड के, कोई बाहर से तो आ नहीं रखे हम। लोगों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के नेता, दोनों ही अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिनके आशाएं उजड़ चुके हैं या फिर जो कार्रवाई की जद में हैं, उन पीड़ित लोगों के रहने के लिए सरकार कोई वैकल्पिक तरीका तलाश करती है या नहीं। उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में अतिक्रमण बड़ी समस्या बना हुआ है। शहर में पार्किंग स्थल नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। ऐसे में यहां साल भर पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। बता दें कि क्षेत्र में रह रहे लोगों का कहना है कि काफी अव्यवस्था है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उधर सीओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। नगर पालिका में भी इसमें प्रशासन है और हमारे अधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अतिक्रमण शहर के अंदर इतना हो चुका है कि आम मानस को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में वहाँ पे पहले अतिक्रमण हुआ था, नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। इस बेस पर हटाया गया था कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस स्वतंत्र रूप से अंदर जा सके, बाहर आ सके। आज की डेट में कंडीशन हो चुकी है कि वहाँ पर ठेलियाँ लग चुकी हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की जा रही है, जैसी की तैसी स्थिति हो चुकी है। जिन लोगों को वहाँ पे ठोके थे उन लोगों को आज बेघर कर दिया गया। फोर्स की मीटिंग लेके टीआई की और इंस्पेक्टर की वो करके अभी इसको जो इंक्रोचमेंट हुए हैं, आप जैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ये लोग, तो इनको एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग करवाएंगे। यदि माल रोडों में या अंदर की रोडों में दोनों साइडों में गाड़ी लगी हैं तो उन्हें व्यापारियों से मिलके, व्यापारियों के साथ मीटिंग करके एक साइड में करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे जल्दी। उधर गदरपुर के जयनगर वार्ड नंबर 3 और 4 में बरसात के पानी की निकासी के लिए 189 लाख रुपए की स्वीकृति से बने नाले का शिलान्यास विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बरसात के दिनों में लोगों को होने वाली समस्या जो है अब वो दूर हो सकेगी। बरसाती पानी जो आता है इकट्ठा होता है, 3-3, 4-4 महीने ही पानी इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से घरों में कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, जानहानि ना हो जाए। इस नाते लोगों ने आवाज उठाई और हमने उसको संकल्प बनाया और अपने मुख्यमंत्री जी तक, चीफ सेक्रेटरी तक मीटिंग करके इसे जल निकासी की समस्या के लिए हमने प्रयास किया। और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन भावनाओं को देखते हुए 1,90,00,000 रुपए जल निकासी के लिए, बरसाती पानी निकासी के लिए जयनगर में लगभग 2 किलोमीटर का नाला स्वीकृत हुआ है। हल्द्वानी में हुई आबकारी और परिवहन विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए 13 केंद्र बनाए गए। UKSSC द्वारा आयोजित कराई गई इस परीक्षा में दूरस्थ क्षेत्रों से आए अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान UKSSC के चेयरमैन गणेश ने भी परीक्षा केंद्र में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आयोग ने आबकारी और परिवहन के साथ ही ICDS की परीक्षाएं कराई है, जिसे पारदर्शिता के साथ कराया गया है।
देखो ऐसा 2 एग्ज़ाम है आज हमारे, एक्साइज डिपार्टमेंट का ASI और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कांस्टेबल, और एक ICDS के कुछ वार्डन के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें 13 सेंटर हल्द्वानी में है और इसमें CCTV है और 100% कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हर रूम में और कंट्रोल रूम में जैमर लगा रहे हैं ताकि कोई आदमी मोबाइल से बात नहीं कर पाए। तीसरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबकी हो रही है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, नीट के एग्ज़ाम में थोड़ी नकल हुई तो उससे थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ी है। इसलिए हम लोग अभी आज जो हमारे टोटल एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें कुछ सेंटरों में हम डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं सेंटरों को, और AI बेस्ड भी हम लोग CCTV लगाने का आज हम लोग कर रहे हैं। 1-2 सेंटर में लगा रखा है हम लोगों ने, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है। पौड़ी के NH 58 पर 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 6 अन्य लोगों को भी काफी चोटें आई है। बता दें कि सभी घायलों को बेस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ी में 19 लोग सवार थे। मृतक राजस्थान का रहने वाला है। उधर लक्सर में पुलिस ने 2 आरोपियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.95 ग्राम स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी लक्सर जबकि दूसरा आरोपी बिहार का है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर रुड़की के इकबालपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायर झोंक दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक घायल युवक के बड़े भाई की कुछ दिनों में शादी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुट चुकी है। इकबालपुर बाबा जी को लेकर तो ये 2 लड़के आए उधर से और पैर में गोली मारी और चले गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी ने पहली बार की मन की बात। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन पर जनता का जताया आभार। दून में CM धामी ने सुना कार्यक्रम। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने फिर पकड़ा जोर। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बड़ा बयान। कैबिनेट में फेरबदल पर जल्द होगा फैसला। विपक्ष ने भी साधा निशाना। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे तैनात रहेगी JCB मशीन। प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों पर तुरंत होगा एक्शन। और देहरादून में अवैध बस्तियों से अतिक्रमण हटाने पर सियासत जारी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा।